नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, आज हम क्लास 10th कोर्स ए की हिंदी की पाठ्य पुस्तिका क्षितिज का अध्ययन करेंगे। तो आपकी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज में काव्य खंड के अंतर्गत 8वां चैप्टर है ऋतुराज, जिसमें उनकी एक कविता दी हुई है जिसका नाम है कन्यादान। तो आज की इस वीडियो में हम इस कन्यादान कविता का संदर्भ सहित व्याख्या देखेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो कविता का एक्सप्लेनेशन देखने से पहले थोड़ा सा जरूरी है कि आप ऋतुराज जी के विषय में जानिए और इस कविता के विषय में जानिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कन्यादान कविता के रचयिता ऋतुराज जी का जन्म सन 1940 में राजस्थान में हुआ था। तो ऋतुराज जी की सारी रचनाएं आजादी के पश्चात की लिखी हुई हैं और जिस समय ऋतुराज जी अपने काव्यों की रचना कर रहे थे, कविताएं लिख रहे थे, उस समय उनके समकालीन जो अन्य कवि थे वह एक मुख्य धारा से बंध करके कविताओं की रचना कर रहे थे। वह मुख्य धारा क्या थी? जैसे कोई कवि श्रृंगारपूर्ण रचना कर रहा है, तो कोई प्रकृति चित्रण से अपनी कविताओं की रचना कर रहा है, तो कोई कवि कल्पनाओं के अतीत में खोया हुआ कल्पनापूर्ण रचना कर रहा है। परंतु ऋतुराज जी की एक मुख्य विशेषता यह थी कि वह समाज के शोषित, पीड़ित और दलित वर्ग जो था उसको अपने काव्य का विषय बनाए हैं। इसीलिए ऋतुराज जी को शोषितों का, पीड़ितों का और दलितों का कवि कहा जाता है। ऋतुराज जी ने अपनी रचनाओं में नारी जीवन की लाचारी और रोजमर्रा के जीवन में घटित होने वाली शोषण परक घटनाओं को चित्रित किया है। तो यह जो कन्यादान कविता है, यह इसी प्रकार की एक सामाजिक कुरीति, सामाजिक बुराई के ऊपर लिखी हुई एक कविता है। तो उस समय समाज में दहेज के लिए बहुओं को बहुत प्रताड़ित किया जाता था। कहीं कहीं तो उन्हें जला करके उनकी हत्या तक कर दी जाती थी। तो इस कन्यादान कविता के माध्यम से ऋतुराज जी ने समाज की इसी बुराई को उजागर किया है और इस बुराई पर अपना कटाक्ष प्रस्तुत किया है। तो ऋतुराज जी की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि वे कल्पना लोक के कवि नहीं बल्कि यथार्थ जीवन के कवि थे, वास्तविक जीवन के कवि थे। उन्होंने उस समय समाज में क्या घटित हो रहा था, उन्होंने अपने काव्य में उस समाज को उजागर किया है। फिर बात आती है कन्यादान। ये जो कविता का नाम है कन्यादान, तो कन्यादान का मतलब क्या है? कन्यादान शब्द का अर्थ है सीधा सीधा कि कन्या का दान। कन्यादान कन्यादान विवाह के समय में निभाई जाने वाली एक रस्म का नाम है, जिसमें कन्या का मतलब लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दिया जाता है और यह जो रस्म है वह कन्या के माता पिता के द्वारा संपन्न किया जाता है। और इस रस्म के पश्चात कन्यादान या जो रस्म है, इसके पश्चात विवाह को संपन्न माना जाता है। तो ये जो कन्यादान कविता में एक माँ है जो अपनी बेटी को उस समय पारंपरिक रूप से चले आ रहे जो स्त्री के आदर्श थे, परंपरागत तौर से चले आ रहे स्त्री के आदर्श से बिल्कुल हट करके अपनी बेटी को कुछ सीख दे रही है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है यह जानना कि उस समय समाज द्वारा निर्धारित स्त्री के क्या परंपरागत आदर्श थे। विवाह के समय बेटियों से क्या कहा जाता था कि बेटी अब तुम्हारा विवाह हो गया है तो ससुराल ही तुम्हारा अपना घर है, मायके सब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, ससुराल के लोग उचित अनुचित जो भी कहें तुम सब कुछ बर्दाश्त कर लेना। और इस तरह की बातें कि यहाँ से डोली में जा रही हो तो अपने ससुराल से अर्थी से ही घर से निकलना, इस प्रकार के परंपरागत जो आदर्श बनाए हुए थे स्त्रियों के लिए। परंतु ऋतुराज जी इस कविता के माध्यम से उस बुराई को उजागर कर रहे हैं, उस बुराई पर कटाक्ष कर रहे हैं। तो इस कविता में जो माँ है वह अपनी बेटी को उस समाज द्वारा निर्धारित परंपरागत
जो आदर्श थे, स्त्रियों के लिए बनाए हुए जो आदर्श थे, उससे बिल्कुल हट करके सीख दे रही है। वह अपनी बेटी को स्वयं के द्वारा, उसने माँ ने जो अपने जीवन में जो अनुभव किया, अपने जीवन से जो सीखा, उसने जो यातनाएं झेली, जो दुख सुख इत्यादि झेला, उससे माँ को जो अनुभव हुआ, वह उस ज्ञान की सीख अपनी बेटी को प्रदान कर रही है। इसीलिए इस कविता में महज कोरी भावुकता नहीं, बल्कि एक माँ की संचित पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कविता में क्या कहा गया है, माँ अपनी बेटी को क्या सीख दे रही होती है। कह रहे हैं ऋतुराज जी, कितना प्रामाणिक था उसका दुख। अब यहाँ पर जो आया है उसका मतलब किसका? माँ का दुख। माँ विवाह के समय बेटी का जो विवाह कर रही है, वो अपनी कन्या का जो दान कर रही है, तो कह रहे हैं कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कह रहे हैं कि अपनी विवाह के समय अपनी कन्या का दान करते समय उस माँ का जो दुख था वो बहुत ही प्रामाणिक अर्थात वास्तविक था, सच्चा था। मतलब उसमें कुछ भी बनावट नहीं था। अपनी बेटी को विदा करते समय, अपनी कन्या का दान करते समय माँ का दुख बिल्कुल वास्तविक था, एकदम सच्चा था। माँ सचमुच बहुत दुखी थी। कह रहे जैसे वही ही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो अपनी बेटी को दान में देते वक्त ऐसा लग रहा था कि उस माँ की, मतलब जो माँ है, उसकी बेटी ही उसकी अंतिम पूंजी हो। ऐसा लग रहा था कि बेटी उसकी अंतिम पूंजी हो जिस समय वह अपनी बेटी का कन्यादान कर रही थी। अब यहाँ पर बेटी को माँ की अंतिम पूंजी कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि माँ और बेटी आपस में बहुत करीब थे, एक दूसरे के बहुत करीब थे। माँ अपना सुख दुख अपनी बेटी के साथ बांटती थी, शेयर करती थी। इसीलिए कह रहे हैं कि लड़की माँ के लिए उसकी अंतिम पूंजी थी। तो कह रहे हैं, फिर से देखिए, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो अपनी बेटी का कन्यादान करते समय माँ का दुख बहुत ही वास्तविक था, सच्चा था। माँ सचमुच बहुत दुखी थी और ऐसा लग रहा था कि उसकी बेटी ही उसकी अंतिम पूंजी हो। फिर क्या बोलते हैं ऋतुराज जी, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। कह रहे हैं कि जो लड़की थी, जिस लड़की का विवाह हो रहा है, वह बहुत भोली, बहुत सरल स्वभाव की और भोली लड़की थी, अभी सयानी नहीं थी। कह रहे कि लड़की, यहाँ पर जो सयानी शब्द है उसका अर्थ है समझदार। समझदार नहीं थी लड़की, स्वभाव से बहुत सरल और भोली थी और बहुत समझदार नहीं थी। यहाँ पर समझदार इसलिए कहा जा रहा है कि समझदार नहीं थी, मतलब क्या, उसे क्या नहीं पता था। मतलब अभी तो बेटी अपने माता पिता के साथ अपने माँ बाप के घर में थी, नाजों से पली बड़ी थी, उसने सुख का अनुभव किया था, दुख क्या होता था उसने तो अभी देखा ही नहीं था। फिर कह रहे हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, मतलब उसे सामाजिक ज्ञान नहीं था, लोक व्यवहार का ज्ञान नहीं था, जो दुनिया का जो कपटपूर्ण छलपूर्ण जो व्यवहार होता है उसका ज्ञान उस लड़की को नहीं था। जिसका विवाह हो रहा था वह लड़की स्वभाव से बहुत भोली और सरल थी और उसे समाज का ज्ञान नहीं था, लोक व्यवहार का ज्ञान नहीं था। कि उसे, कह रहे अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। आभास मतलब महसूस, सुख को महसूस करना, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। दुख बांचना, यहाँ पे जो बांचना शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ है पढ़ना, पढ़ना। ठीक है, तो कह रहे हैं कि लड़की इतनी भोली सरल थी, उसका विवाह हो रहा था, उसे वैवाहिक, जो विवाह के समय उसका जो वैवाहिक सुख था, उसे सुख का आभास तो थोड़ा थोड़ा था। मतलब वह अपने आसपास के लोगों के द्वारा, अपनी सहेलियों के द्वारा विवाह के संबंध में
जो वो सुन रखी थी, उन सुखों का उसे थोड़ा थोड़ा आभास तो था, मगर दुख बांचना नहीं आता था। मगर लड़की को वैवाहिक मतलब जो वैवाहिक जीवन होता है, विवाह के पश्चात जो जिम्मेदारियां होती हैं, लड़की को जो एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, जो झंझट होते हैं, जो परेशानियां होती हैं, मतलब वैवाहिक सुखों के अंदर छिपे हुए दुखों को पढ़ना, मतलब दुख बांचना, उन दुखों को पढ़ना, उन दुखों को समझना उसे नहीं आता था, क्योंकि वह स्वभाव से बहुत भोली थी, सरल थी और अभी बहुत समझदार नहीं थी। उसे समाज का, लोक व्यवहार का ज्ञान नहीं था। फिर कहते हैं, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, देखिएगा। कह रहे पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। पाठिका मतलब विद्यार्थी, स्टूडेंट जो आप लोग हैं, कह रहे वो पाठिका थी धुंधले प्रकाश की। धुंधला शब्द का अर्थ है मतलब अधूरा, अस्पष्ट, प्रकाश मतलब ज्ञान। तो कह रहे हैं कि वह अभी पाठिका थी अस्पष्ट, धुंधले, अस्पष्ट, अधूरे ज्ञान की। किस संबंध की ज्ञान की बात की जा रही है कि उसका विवाह हो रहा था, पर उसे वैवाहिक जीवन के विषय में अस्पष्ट, अधूरा ज्ञान था। जो उसने अपने आसपास के लोगों के द्वारा, अपनी सहेलियों के द्वारा विवाह के संबंध में जो बातें सुन रखी थी, उसे वैवाहिक जीवन के संबंध में अस्पष्ट, अधूरा ज्ञान था। उसे जीवन की मतलब वैवाहिक जीवन की वास्तविकता का ज्ञान नहीं था। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों के, कह रहे हैं कि वह पाठिका थी कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कह रहे हैं कि वह जो लड़की थी जिसका विवाह हो रहा था, यहाँ पर उदाहरण स्वरूप यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है कि वह अभी ऐसी पाठिका थी जो किसी काव्य की पंक्तियों को, उसको तुक सहित और लयबद्ध तरीके से पढ़ना जानती थी, पर उस कविता में, उस काव्य में निहित भाव को नहीं समझ सकती थी। यहाँ पर आप उदाहरण स्वरूप यह समझ सकते हैं कि जैसे आप स्टूडेंट हैं और यदि आपको यह कविता दे दी जाए तो आप इसे मतलब तुकबद्ध तरीके से लयपूर्वक पढ़ सकते हैं, पर हर कविता का अपना एक विशेष भाव होता है। कभी उस कविता के माध्यम से कुछ कहना चाहता है, कविता का जो विशेष भाव होता है वह आप नहीं समझ सकते। जब तक आपको आपके टीचर, आपके शिक्षक उसे ना बताएं, तब तक शायद आप उसे नहीं समझ सकते, क्योंकि अभी आप छोटे हैं, आप स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि वह पाठिका थी धुंधले प्रकाश की। वैवाहिक जीवन के संबंध में उसे सिर्फ मतलब विवाह का जो मोहक पक्ष होता है, जो सुंदर पक्ष होता है, उसे सिर्फ उतना ही ज्ञान था, अधूरा ज्ञान था, वास्तविकता का ज्ञान नहीं था। कह रहे हैं कि जिस प्रकार कोई स्टूडेंट सिर्फ किसी कविता का उसे तुकबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से पढ़ना जानता है, उसके उस कविता में निहित भाव को समझना नहीं जानता है, उसी प्रकार यह जो लड़की थी जिसका विवाह हो रहा था, उसे वैवाहिक जीवन के सिर्फ मोहक पक्ष का ज्ञान था, वास्तविकता का ज्ञान नहीं था, पूरा ज्ञान नहीं था, वैवाहिक जीवन के सुखों में छिपे हुए दुखों का ज्ञान नहीं था। फिर आगे की पंक्तियां देखिए। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पूरी पंक्तियां हैं, यहाँ पर माँ अपनी बेटी को कुछ सीख दे रही है, उसे सावधान करते हुए बेटी को कुछ सीख दे रही है। तो माँ क्या कहती है? माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। तो कह रही है यहाँ पर पानी में झांक कर कहने का मतलब यह है कि विवाह के पश्चात जब तुम अपने ससुराल जाओगी तो आईने में, दर्पण में अपने आप को, अपने सुंदर चेहरे को देखकर उस पर रीझ मत जाना, या ससुराल पक्ष के लोग तुम्हारे सुंदरता की तारीफ करेंगे तो उनकी तारीफों पर, उनकी प्रशंसाओं पर रीझ मत जाना। वास्तविकता को जानने की कोशिश करना, उसे समझने की कोशिश करना। कह रही है आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और उसे समझिए। माँ कह रही है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। पंक्ति तो एकदम सीधी सीधी है, पर भाव क्या है? माँ कहती है कि बेटी तुम अपना, तुम्हारा जो वैवाहिक जीवन है उसे सावधानी पूर्वक निर्वाह करना। कह रही है यहाँ पे जो बात आ रही है कि आग रोटियां सेकने के लिए है,
माँ कहना चाहती है कि तुम घर गृहस्थी के सारे काम काज करना, हर काम काज करना, सबको खुश रखने का प्रयास करना, किंतु किसी के अत्याचार को बर्दाश्त मत करना। यहाँ पर माँ सावधान कर रही है अपनी बेटी को कि किसी के अत्याचार को बर्दाश्त मत करना। यहाँ पर उस कुरीति को प्रकट करने की कोशिश की जा रही है कि दहेज के लिए बहुओं को जला तक दिया जाता था। तो माँ सावधान कर रही है कि बेटी, आग सिर्फ रोटियां सेकने के लिए है, जल मरने के लिए नहीं। इसलिए तुम अपने घर में, अपने घर गृहस्थी के सारे काम काज करना। यहाँ पे रोटियां सेकने के लिए जो बोला जा रहा है कि तुम अपने घर गृहस्थी को अच्छे से संभालना, परंतु यदि कोई तुम्हारे साथ अगर अत्याचार करे, तुम्हें दहेज इत्यादि के लिए प्रताड़ित करके तुम्हें जलाने की कोशिश करे, तो उस पर तुम सावधान रहना, क्योंकि आग जो है वह सिर्फ रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जल मरने के लिए नहीं। आगे माँ कहती है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ फिर से अपनी बेटी को सावधान करते हुए क्या सीख दे रही है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। मतलब यह जो नए वस्त्र और आभूषणों की जो चमक है वह शब्द जाल की तरह, जिस तरह शब्द जाल वास्तविकता को भ्रमित कर देते हैं, मतलब शब्दों के जाल वास्तविकता को भ्रमित कर देते हैं, उसी प्रकार यह जो वस्त्रों और आभूषणों की चमक है यह सब स्त्री जीवन के बंधन है। इस चमक में, इस जाल में खो मत जाना। तुम जीवन के वास्तविक स्वरूप को देखने की कोशिश करना, भ्रम में मत पड़ जाना। इन वस्त्रों और आभूषणों की चमक में, इनमें खो मत जाना, भ्रमित मत हो जाना। तुम अपना निर्वाह सावधानी पूर्वक करना। फिर क्या पंक्तियां हैं, माँ ने कहा लड़की हो ना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ पर देखिए माँ कह रही है, फिर से माँ अपनी बेटी को सावधान कर रही है। माँ ने कहा कि लड़की हो ना, मतलब स्त्रियोचित जो गुण होते हैं, लड़कियों के जो स्वभाव होते हैं, सरल स्वभाव, मृदु भाषण, निश्चल व्यवहार, तो कह रही है कि तुम लड़कियों जैसे अपने अंदर सारे गुण रखना, परंतु कह रही है लड़की जैसे दिखाई मत देना, परंतु तुम अपने सरल स्वभाव को, अपनी उदारता को, अपनी निश्चलता को लोगों के समक्ष उसे प्रकट मत कर देना, क्योंकि वो लोग तुम्हें मूर्ख बना करके तुम्हारा शोषण करेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे। इसलिए तुम स्त्रियोचित सारे गुण अपने अंदर रखना, परंतु अपनी सरलता को, अपने अच्छे व्यवहार को लोगों के सामने प्रकट मत कर देना, नहीं तो वो लोग तुम्हारा शोषण करेंगे। तो आप देख रहे हैं यह हो गई आपकी पंक्तियों का भावार्थ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह कविता बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़िएगा और आपको इन पंक्तियों से बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे कि बेटी को माँ का अंतिम पूजी क्यों कहा जा रहा है, फिर और क्या कि माँ अपनी बेटी को क्या क्या सीख दे रही है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो यह चैप्टर आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये पूरा भावार्थ एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।